नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। हमारे इस खास कार्यक्रम न्यूज रूम लाइव में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। तो आइए सबसे पहले आज की अहम खबर से शुरुआत करते हैं। आज दरअसल प्रीमियम पेट्रोल और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़ गए हैं। जी हां, महंगाई का झटका लगा है। और ये ना समझिए कि इंडस्ट्रियल डीजल के दाम बढ़े हैं, हमें क्या, इसका असर आप पर भी पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्रीज में जो भी आइटम्स बनाए जाते हैं उन सब की कीमतें बढ़ जाएंगी और ये आपको ही चुकानी है, ये हमको ही चुकानी है। तो प्रीमियम पेट्रोल के दाम में 2 रुपए 4 पैसे प्रति लीटर का इजाफा किया गया है। कंपनियों ने स्पीड पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं और आईओसीएल ने इंडस्ट्रियल डीजल के दाम 22 रुपए तक बढ़ा दिए हैं। सामान्य पेट्रोल के दाम में हालांकि कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो दरअसल इसके पीछे की वजह है मिडिल ईस्ट में चल रहा संघर्ष, इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच चल रहा युद्ध और कच्चे तेल की कीमतों में बढ़ोतरी के बीच भारत में ये प्रीमियम पेट्रोल के दाम में बढ़ोतरी की गई है। तो 22 रुपए तक का इंडस्ट्रियल डीजल का दाम बढ़ा दिया गया है और आपको हम स्क्रीन पर ग्राफिक्स के जरिए भी इस खबर की बड़ी बातें दिखा रहे हैं। इसमें आप देखिए कि कंपनियों ने स्पीड पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए हैं। ये युद्ध की चोट है दरअसल पेट्रोल पर, और इंडस्ट्रियल डीजल के दाम 22 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिए गए हैं। हालांकि सामान्य पेट्रोल के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया और ये कीमतें आज से ही लागू हैं, आज ही 20 मार्च से। एचपीसीएल के पावर पेट्रोल और आईओसीएल के एक्सपी 95 जैसे जो प्रीमियम पेट्रोल है ये महंगा हो गया है और इसके पीछे की वजह मिडिल ईस्ट वाला युद्ध, वही इजराइल और ईरान वाला। तो इंडस्ट्रियल डीजल का जो प्राइस बढ़ गया है, जितनी भी इंडस्ट्रीज में जो भी सामान बन रहा है, बिस्किट बन रहे हैं, नमकीन बन रही है, कोलगेट बन रहा है, आपका मंजन बन रहा है, ये सबकी कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बढ़ेगी। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शिखिल व्यवहार जुड़ गए हैं। शिखिल, युद्ध की चोट पेट्रोल पर, हालांकि अभी प्रीमियम पेट्रोल पर ही दाम बढ़े हैं लेकिन इंडस्ट्रियल डीजल 22 रुपए महंगा हो गया है। बताइए इस वक्त क्या और आपको अपडेट्स मिल पा रहे हैं, क्या कह रही है आम जनता? निश्चित तौर पर युद्ध की इसको चोट ही यहीं पर कहा जाएगा और सबसे बड़ी बात है कि जिस प्रकार से इस बात का अंदेजा लगाया जा रहा था कि यह चोट होने वाली है और वो हो गई। हालांकि गनीमत इस बात की है कि अभी सिर्फ स्पीड यानी कि प्रीमियम पेट्रोल पर यह चोट हुई है, लेकिन पिछले दिनों जब हमने देखा कि एलपीजी की भी एक चोट दिखाई दी थी। और फिलहाल यहाँ हम खड़े हुए हैं राजधानी भोपाल के पेट्रोल पंप पर और यहाँ जो स्थितियाँ हैं वो भी आप देख रहे होंगे कि लोग कहीं ना कहीं अमूमन उतने नहीं दिखाई दे रहे, जबकि ये एमपी नगर के इलाके में मैं खड़ा हुआ हूँ और चोट तो निश्चित तौर पर हुई है क्योंकि प्रीमियम पेट्रोल जो है 2 रुपये जो है 35 पैसे प्रति लीटर महंगा हो गया। साफ महंगाई की एक मार हो, दिक्कत हुई, कुछ समस्या हुई जी, प्रभावित होंगे, बोल ही नहीं पा रहे, इतनी महंगाई की मार है क्या? हाँ, बहुत मार है। कहाँ से देंगे पैसे, ये पेट्रोल नहीं है, पैसा नहीं है मतलब पेट्रोल के लिए कहाँ से लेंगे पेट्रोल? तो आप ही पे प्रीमियम ही भरवाते हैं? हाँ, प्रीमियम भरवाता हूँ। मेरी गाड़ी प्रीमियम है तो मैं प्रीमियम गाड़ी भरवाता हूँ। तो 2 रुपए का महंगा होना भी कहीं ना कहीं दिक्कत हो जाती है। देखिए, ये आम व्यक्ति हैं जो साफ तौर पर यहाँ बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं दिक्कत जो है वो तो निश्चित तौर पर हुई है। और क्योंकि अगर देखा यहाँ पर जाए तो जो बताया जा रहा था कि सरकार तेल की कंपनी आज जो है वो लगभग स्पीड और यानी यूँ कहा जाए पावर जैसे जो प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें हैं उसमें जो है 2.9 पैसे और 2.35 पैसे तक की बढ़ोतरी की है। और इसको अगर हम भोपाल में देखते हैं तो 117 रुपये तक पहुंच जाता है, क्योंकि दशमलव का मामला है और यहाँ 0.86 का मामला है। तो कहीं ना कहीं जो है बढ़ गया है पेट्रोल का दाम और यही दिक्कत भी आ रही है। पंडित जी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, कुछ कहेंगे कि सरकार को कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कम करना चाहिए भाई, बिल्कुल कम करना चाहिए। टैक्सेशन बहुत लग रहा है, और महंगाई बढ़ रही है और हाँ, 100 का नोट भी चला गया। आप खैर आपका है ना? वही ना। और अभी वैसे और भी कई नोट रखे हुए हैं पंडित जी। हाँ, वो तो है, वो भी चले जाएंगे, ऐसे ही महंगे ऐसे ही जा रहे हैं, क्या कर सकते। देखिए पंडित जी का साफ तौर पर यहाँ पर कहना है कि निश्चित तौर पर जो है वो पॉकेट से पैसे जा रहे हैं और कहीं ना कहीं दिक्कतें जो है वो दिखाई दे रही हैं।
ठीक है और शिखिल, यही वापस स्थितियां लौटूंगा मैं जो आपके हैं, पास। और इसी बीच साफ आइए हम तौर पर छत्तीसगढ़ बात का का भी रुख अंदाजा कर लेते जरूर हैं। छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ गए हमारे साथ। सत्या, बताइए, ये युद्ध की वजह से पेट्रोल के दाम जो है बढ़ गए, हालांकि अभी प्रीमियम पेट्रोल ही इसमें ही कीमतों में इजाफा हुआ है, लेकिन क्या कह रही है छत्तीसगढ़ की जनता? बात करिए जरा। एक सेकंड बस। तो तकनीकी खामी के चलते सत्या से हमारा संपर्क अभी नहीं हो पा रहा है। हम वापस आएंगे सत्या पर, लेकिन अभी शिखिल व्यवहार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, भोपाल में ही पता करते हैं। शिखिल, ये जो इंडस्ट्रियल वाला मामला हुआ है जिसमें 22 रुपए का सीधा सीधा इजाफा किया गया, इसका असर आम जनता पर भी पड़ना है। इसको लेकर क्या सोचती है जनता? क्योंकि ये लोग सोचेंगे चलिए प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, हम नॉर्मल वाला पेट्रोल भरा लेते हैं, लेकिन डीजल का क्या करेंगे? देखिए, अगर फ्यूल की बातचीत हम यहाँ पर करते हैं तो पेट्रोलियम से इंडस्ट्री, क्योंकि राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा की हम बातचीत करें, इसके अलावा राजधानी से भोपाल से लगा हुआ है मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया की बातचीत की जाए, इंदौर से लगे हुए इंडस्ट्रियल एरिया की बात करते हैं प्रीतमपुर, ग्वालियर से लगे हुए बात करते हैं मालनपुर, ये वो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं जहाँ पर जो है हजारों की संख्या में बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हो। निश्चित तौर पर जिस प्रकार से इंडस्ट्रीज पेट्रोल पर जो असर यहाँ पर हुआ है, जो फ्यूल पर असर हुआ है, उसका महंगाई पर भी असर साफ तौर पर दिखाई देगा। अगर इनसे जुड़ी हुई हम इंडस्ट्रियों की बातचीत यहाँ पर करते हैं तो कपड़ा उद्योग में बहुत बड़ी तादाद पर इसका उपयोग होता है, और कपड़ा उद्योग में अगर इसका उपयोग होना तो निश्चित तौर पर 22 रुपए की जो मार है वो आप तक पड़ेगी। क्या लगता है साहब कि सिर्फ ये पेट्रोल भी आपका महंगा नहीं हुआ, इंडस्ट्री का भी दिक्कत हुई है, दिक्कत होगी? अरे कस्टमरों से पूछो, मेरे से मत पूछो। अरे तो फिर कपड़े नहीं पहनते हैं क्या? वो भी तो महंगा होगा। सब पहना हूँ मैं, चड्डी बरा सब। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कई दिक्कतें जो हैं वो होने वाली है। और हमारे साथ एक और व्यक्ति यहाँ पर, उनसे भी यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। सर, पेट्रोल तो महंगा हुआ ही है, 2 रुपए की मार है, स्पीड का मामला है, लेकिन कहीं ना कहीं दिक्कत इस बात की भी है कि जो औद्योगिक क्षेत्रों में उपयोग होने वाला फ्यूल है वो 22 रुपए तक महंगा हो गया। यानी महंगाई जो है वो घर तक दस्तक देने वाली है। बिल्कुल देने वाली है। और जो ग्लोबल सिनेरियो चल रहा है तो पेट्रोल पे असर तो पड़ेगा, आज नहीं तो कल रेट तो बढ़ना ही है, दिख ही रहा है, ये साफ है। और उसका जब रेट बढ़ेगा तो छोटे से दुकानदार और छोटे से व्यापारी से लेके बड़े व्यापारी तक सब पे उसका इम्पैक्ट तो आएगा। मांग पूर्ति का ठीक है शिखिल, वापस लौटूंगा मैं आपके पास। रायपुर से हमारे साथ हमारे विशेष संवाददाता सत्या राजपूत जुड़ गए हैं। सत्या, छत्तीसगढ़ वासी क्या कैसे देख रहे हैं इस कीमतों में हुई बढ़ोतरी को? देखिए, छत्तीसगढ़ में भी जो है इसका असर देखने को मिल रहा है। और जो बढ़ोतरी हुई है वो मैं पहले मीटर दिखाता हूँ। ये पेट्रोल पंप का मीटर है, शास्त्री चौक जो है चावला पेट्रोल पंप का है। 109 रुपए 8 पैसा बढ़ोतरी के बाद जो है प्रति लीटर पेट्रोल यहाँ पे बेचा जा रहा है। और इसमें बात जो है एक जैसे रेट को लेकर है। तो छत्तीसगढ़ के मैं आज कई पेट्रोल पंप पे गया और सभी जगह अलग अलग दाम देखने को मिला। कहीं 108 रुपये बेच रहे हैं, कहीं 109 रुपये बेच रहे हैं, कहीं 109 रुपये से ज़्यादा में बेच रहे हैं। तो ये पहले तो एक जांच का विषय है कि जब बढ़ोतरी हुई है रेट तो सब में अंतर क्यों है। ये एक बड़ा जो है यहाँ पे आपदा में अवसर देख लिया गया है। और साथ में हम यहाँ पे पब्लिक है उनसे भी समझ लेते हैं कि ये जो बढ़ोतरी हुई है उसका वो कितना उनको जो है असर पड़ेगा और कितना वो झेलेंगे। तो इस पर भी बात कर लेते हैं। पेट्रोल डीजल के रेट की बढ़ोतरी को लेकर जो है हम आज जो है लोगों से चर्चा करेंगे और वो रेट हम आपको मीटर में दिखा रहे हैं। यहाँ 109 रुपये 8 पैसा जो है यहाँ पे है। तो इसको लेकर नहीं मैं तो नहीं। तो ये जो हालात है वो हम दिखा रहे हैं। ये जो है ये यहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करते हैं, समझते हैं। चूँकि पेट्रोल पंप में हैं और जो लोग हैं वो जो है इससे कितने महसूस कर रहे हैं कि कितने उनसे लूटे जा रहे हैं या इतना वो वहन कर सकते हैं, इस पे बात करते हैं। और सीधा वकालत से पहुंच रहे हैं लग रहा है। जी सर, ये 2 रुपये प्रीमियम में जो है 2 रुपये 9 पैसा जो है बढ़ोतरी हुई है। कितना लगता है कि वहन कर पाएंगे, इसका क्या असर होगा? इसमें तो वहन करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, चल रही है उस हिसाब से तो वहन करना ही पड़ेगा। गैस सिलेंडर हो गया, पेट्रोल में बहुत दिक्कत चल रहा है तो वहन करना पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। बढ़ोतरी सही है? बढ़ोतरी कहाँ सही है जनता के लिए, आम जनता के लिए तो जेब में सीधा असर पड़ रहा है।
बहुत दिक्कत है। और जो है ये डीजल का 22 रुपए के लगभग 25 रुपए के लगभग बढ़ोतरी हुई है अपना औद्योगिक डीजल का 22 रुपए। तो इसमें कितना असर होगा अब जो सामग्री बनते हैं? बहुत महंगाई बढ़ जाएगी, आम जनता की जेब में सीधा असर पड़ेगा। तो देखिए लोगों में एक डर है कि असर पड़ेगा। घर के मोर्चे में आप लोग रहते हैं, क्या क्या बढ़ोतरी आप लोग देख रहे हैं डीजल और ये जान जी क्या लगता है आपको कितना असर होगा? नहीं तो देखिए लोग हैं उनसे हम लोग तो बातचीत कर रहे हैं, यहाँ पे जो पेट्रोल वाले हैं उनसे भी बात कर लेते हैं, समझ लेते हैं कितना बेच रहे हैं आप लोग प्रीमियम का? 109 रुपए 8 पैसे। और बढ़ोतरी के पहले कितना में बेचते थे? 107 रुपए। 107 रुपए। देखिए यहाँ पे जो अंतर है वो भी दिखा रहा हूँ। पहले मैं जो वीडियो बना के भेजा था उसमें 108 रुपए दिख रहा है और इसमें 109 रुपए है। तो इस तरह अलग अलग जो रेट है वो जो है जनता के लिए सीधा मार जो है साबित हो रहा है। और लोगों का कहना है आपदे में अवसर ढूंढना गलत है। सत्या और शिखिल, आप दोनों का जनता की भावनाएं, जनता की पीड़ा न्यूज़ 24 के माध्यम से जिम्मेदारों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और एक महत्वपूर्ण खबर अफीम की खेती की। जी हां, अफीम की खेती, नशे की खेती, और इसके एक दो नहीं चौथा मामला सामने आया है। अब पहले दुर्ग, फिर बलरामपुर और अब रायगढ़ में अफीम की खेती मिली है। जी हां, आपको बता दें कि एक जगह तो खुद छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद खेत में पहुंच गए थे दिखाने के लिए कि देखिए साहब ये अफीम की खेती हो रही है। हालांकि पुलिस ने इस बार एक आरोपी को भी हिरासत में लिया है और किसान से इस आरोपी ने ये खेत लीज पर लिया था कि हम इसमें सब्जी की खेती करेंगे। तो देखिए हम आपको 4 तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और इसमें आप देखिए कि प्रशासन ने बलरामपुर में अफीम की खेती सबसे पहले पकड़ी, इस खेती को नष्ट किया गया। फिर इसके बाद प्रशासन ने दुर्ग में जाकर अफीम की खेती पकड़ी है और इसी में पूर्व सीएम भूपेश बघेल भी गए थे। ये मामला हाईलाइट हुआ, बीजेपी के नेताओं का भी इसमें नाम आया। और अब ताजा मामला रायगढ़ से, जहां पर अफीम की खेती एक बार फिर से पकड़ी गई है। और आपको बता दें कि यहां पर एक आरोपी भी पकड़ा गया, हिरासत में लिया गया है पुलिस की ओर से। तो ये बहुत गंभीर मामला है कि आखिरकार ये नशे की खेती कहां से हो रही है, कौन करने वाला है, कितना बड़ा ये सिंडिकेट है। बड़ी खबर रायगढ़ में ये अफीम की खेती का खुलासा। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति ये अफीम की खेती कर रहा था उसने ये खेत लीज पर लिया हुआ था और बताया था कि हम इसमें सब्जी करेंगे, लेकिन सब्जी की जगह पे अफीम यहां पर बो दी, अफीम की फसल थी। तो अब ये सियासी संग्राम मचा हुआ है इस अफीम के मामले को लेकर छत्तीसगढ़ में। तो ये 4 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, इसमें से सबसे ताजा मामला रायगढ़ का है जो हमने आपको बताया। रायगढ़ में ताजा तरीन मामला सामने आया जहां पर एक झारखंड का व्यक्ति बताया जा रहा है जो छत्तीसगढ़ में आकर उसने सब्जी खेती करने के लिए खेत लिया और उसमें बो दी अफीम। अब यह मामला सामने आया है तो अब निश्चित तौर पर इस पर भी सियासी बार पलटवार जरूर होगा, क्योंकि कोई टमाटर, चना या फिर मूंग मसूर नहीं, इसमें अफीम बोई हुई थी जो कि सीधा सीधा नशा है, आप सब जानते ही हैं। लेकिन इसके पीछे बड़ा सवाल यह है कि आखिर कहाँ है वो सूचना तंत्र, कहाँ है वो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो इसी बात की सैलरी लेती है कि कोई भी गैर कानूनी गतिविधि कहाँ पर हो रही है, ये तुरंत ऊपर हायर अथॉरिटीज़ को, जिले के एसपी को, जिले के कलेक्टर को पहुँचाती है। तो कहाँ थी वो LIU, कहाँ थे वहाँ के जो लोकल चौकीदार होते हैं, कहाँ थे वो ग्राम प्रधान जो होते हैं, इसके अलावा तमाम जो सरकारी मशीनरी होती है। क्योंकि दुर्ग, बलरामपुर जिले के बाद तमनार, रायगढ़ में अफीम की खेती भाजपा के सरकार में, विष्णुदेव की सरकार में, डबल इंजन के सरकार में पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को एक गैर कानूनी और नशा, तेज नशा वाले खेती की तरफ पूरे छत्तीसगढ़ को धकेलने का काम ही सरकार कर रही है। ये अफीम की खेती में बड़ी तेज़ी आई है जब से विष्णुदेव की सरकार बनी है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों की संलिप्तता, चाहे दुर्ग में विनायक ताम्रकर की बात करें, चाहे बलरामपुर में वहाँ के पूर्व सरपंच की बात कहें, ये सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और भारतीय जनता पार्टी
पूरे प्रदेश को नशा में डुबो देना चाहते हैं। देखिए, अफीम की खेती का मामला दुर्ग में उजागर होने के बाद दुर्ग का भी मामला उजागर हुआ मुखबिर से सूचना पर। जैसे ही मुखबिर से सूचना मिली, उस पर त्वरित रूप से प्रशासन ने कार्यवाही की और उस मामले का प्रकाश में आने के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने पूरे राज्य में जांच करने का निर्देश दिया, रिपोर्ट मंगाया और उस जांच के दौरान जहां जहां पर भी इस प्रकार की बातें आ रही है, कठोर कार्यवाही हो रही है। जहां तक कांग्रेस के आरोप का सवाल है, जिस कांग्रेस पार्टी के शासन में छत्तीसगढ़ नशे का गढ़ बना हो, वो इस प्रकार की बात कहें। और ये जो अफीम के पौधे निकल रहे हैं, ये उन्हीं के लगाए हुए बीज के पौधे हैं, जिस पर विष्णुदेव साय जी की सरकार कार्यवाही कर रही है। नशे के किसी अवैध कारोबार को विष्णुदेव साय की सरकार में कोई छूट नहीं होगी और उस पर कठोर कार्रवाई होगी, मजबूत कार्रवाई होगी। तो खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता नरेश शर्मा जुड़ गए हैं। नरेश, आपने सुना पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार ने सूबे को, प्रदेश को नशे में झोंक दिया है, और अरुण साहू जो कि डिप्टी सीएम वो कह रहे हैं कि ये जब मामला सामने आया तो ये सरकार ही जांच करा रही है, तभी इतने मामले सामने आ रहे हैं। कहां पर चूक हुई, क्या कर रही थी लोकल इंटेलिजेंस यूनिट, क्यों नहीं पता चल पाया कि इतने एकड़ों में अफीम की खेती लगी हुई है? देखिए पवन जी, एक बात साफ है कि जहां तक राजनीतिक गलियारों में जिस बात को लेकर मुरिया गलिया रहा है, और भूपेश बघेल का आरोप है कि विष्णुदेव साय के सरकार में एक के बाद एक अफीम की खेती के मामले साफ आ रहे हैं, तो एक के बाद एक चौथा मामला है जब जाकर खेतों में अफीम की खेती देखने को मिली है। और अरुण साहू की जो सफाई है, यह साफ तौर देखिए कि इंटेलिजेंस फेलवर हो चुका है, और इंटेलिजेंस फेलवर होने का क्या है कि सालों से अफीम की खेती सब्जी की जगह होती चली गई और पुलिस इंटेलिजेंस को खबर नहीं लगी। लेकिन रायगढ़ जिले में पुलिस का खुफिया तंत्र कहीं ना कहीं कामयाब होता नजर आया, और ये झारखंड से आए युवक ने ये अफीम की खेती की थी। खेती पकड़ने के बाद कई खुलासे होने बाकी है। पुलिस अधीक्षक का साफ तौर कहना है कि उड़ीसा सीमा से लगा हुआ इलाका था, पहुंचविहीन क्षेत्र था, इसके बाद भी उनका इंटेलिजेंस वहां तक पहुंचा है, और लगभग 70 डिसमिल में अफीम की खेती की जा रही थी सब्जी की जगह। और अब इस पूरे मामले में जब जांच पे जो तथ्य सामने आएंगे वो चौंकाने वाले होंगे, निश्चय ये बात साफ देखी जा सकती है। पवन, नरेश, ये पता चला है कि जिसने खेत दिया और जो खेती कर रहा था उसके बीच का क्या रिश्ता? ऐसा तो नहीं आपसी मिली भगत हो रही हो और ये मासूम बनकर इस तरीके से कह दिया हो कि हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो खेत दे दिया? देखिए, प्रारंभिक जांच में ये बात तो साफ हुई कि मासूम आदमी नहीं था। उसने बड़ी बेखूबी से अफीम की खेती करते हुए अपनी कई करोड़ की संपत्ति वहां अर्जित करने की एक सपना जरूर देखा था। पुलिस की टीम जब वहां पहुंचती है तो एक के बाद एक 3 खुलासे जब हुए, किराए के खेत में या सब्जी की जगह अफीम की खेती कर रहा था। और चूंकि मामला झारखंड और छत्तीसगढ़ के बीच का है, झारखंड से व्यक्ति कोई आकर यहाँ पर किराया खेत लेता है तो प्रशासनिक से कहीं ना कहीं चूक होती है कि बाहरी व्यक्ति यहाँ आके किस प्रकार बसाहट कर रहे हैं, और बसाहट के बाद इस प्रकार की अफीम की खेती करते नहीं आ रहा है। तहसीलदार मौके पर पहुंची है, जो खेत है उसको जब्ती करके वहां जांच की जा रही है, और बाहर से एक टीम, फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम भी रायपुर से कल सुबह तक रायगढ़ पहुंचेगी, और यह पता लगा कि अफीम की क्वालिटी किस स्तर की है, जिसके चलते अफीम की खेती लगातार कई महीनों से यहाँ की जा रही थी। पवन, ठीक है नरेश, आप इस महत्वपूर्ण मामले पर क्या कुछ कार्रवाई होती है, कितना बड़ा ये नेटवर्क है, इसको लेकर आप पूरी नजर बनाए रखिएगा और पल पल की अपडेट हम दर्शकों को देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया नरेश आपका। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अब बात एक नए बदलाव की, एक सुखद तस्वीर की। जहां पूर्व नक्सली, बताया जा रहा है कि लगभग 200 पूर्व नक्सली मैराथन रेस में हिस्सा लेंगे। 22 मार्च को ये रेस होने वाली है, मैराथन रेस रहेगी और बेहद ही अनुशासित ढंग से ये रेस में हिस्सा लेंगे पूर्व नक्सली। तो ये बदलाव की सुखद तस्वीर, हिंसा और डर का जो माहौल था वो अब सुखद माहौल में बदलता हुआ शांति और विकास की राह मजबूत हो रही है। 22 मार्च को यह आयोजन होगा, बस्तर हेरिटेज मैराथन इसको नाम दिया गया है, और 200 से ज्यादा पूर्व नक्सली हिस्सा लेंगे जिन्होंने हथियार छोड़कर नई जिंदगी अपनाई है। बीजापुर, सुकमा, नारायणपुर के साथ साथ कई इलाकों से युवा भी आएंगे और अब समाज की मुख्यधारा में ये तमाम नक्सली जुड़ रहे हैं। 42 किलोमीटर की ये मैराथन दौड़ होगी। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास का एक मजबूत संदेश लेकर बस्तर हेरिटेज मैराथन 22 मार्च 2026
रविवार को जिला बस्तर में जबलपुर से लेकर चित्रकूट तक आयोजित की जा रही है। इसमें 4 अलग अलग कैटेगरी है, 42 किलोमीटर, 21 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 5 किलोमीटर। इसमें काफी उत्साह से स्थानीय लोग भी और बाहर से भी काफी पुरानी जितना भी बस्तर संभाग के जो जिला से वो लोग भी पार्टिसिपेशन करने के लिए इच्छुक है। उनका भी 22 मार्च को मैराथन में पार्टिसिपेट कर वो लोग भी बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा, विकास के एक संदेश को लेकर और बस्तर में भी बदलते हुए तस्वीरों का इस प्रकार का आयोजन के माध्यम से बस्तर का एक सकारात्मक छवि देश दुनिया के सामने हम प्रस्तुत कर सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता आशुतोष तिवारी जुड़ गए हैं। आशुतोष, पूर्व नक्सली मैराथन दौड़ में शामिल होंगे, यानी कि एथलीट बनने जा रहे हैं वो। और ये खेल से जब भी कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो अनुशासित हो जाता है, और जब व्यक्ति अनुशासन में होता है तो कोई भी गैर कानूनी गतिविधि उसके दिमाग में अगर कोई बीज पनपे भी तो उसको वो रोक सकता है। टाइम पे उठना, टाइम पर हर काम करना, ये सब कुछ डिसिप्लिन सिखाता है उनको। तो क्या ये इसको माना जाए कि ये एक पंथ दो काज, स्पोर्ट्स की गतिविधि भी, शांति का संदेश भी और फिटनेस भी? बिल्कुल पवन, आपने सही कहा कि ज़रूर जब आदमी खेल से जुड़ता है तो वो अनुशासित हो जाता है, और इसी को चरितार्थ करने के लिए बस्तर पुलिस जो है इस चित्रकूट मैराथन को बस्तर हेरिटेज मैराथन की शुरुआत की है। हालांकि ये मैराथन पहले भी बस्तर में हुआ करता था, जो अबूझमाड़ मैराथन के नाम से जो है चर्चित था, जिसमें देश विदेश के जो धावक है वो भी शामिल होते थे। लेकिन इस बार ये बदलाव का स्वरूप है, जो नक्सली जंगलों में बंदूक की गड़गड़ाहट से लोगों में दहशत फैलाया करते थे, आज वही कदम से ताल मिलाकर जो है जिला प्रशासन, पुलिस, आम जनता और सामाजिक जो व्यक्ति हैं उन लोगों के साथ जो है इस मैराथन में हिस्सा ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि नारायणपुर, जगदलपुर, बस्तर और बीजापुर, सुकमा के पूरे जो पूर्व नक्सली हैं, जो सरेंडर कर चुके मुख्यधारा में जुड़े नक्सली हैं, वे इसमें भाग ले रहे हैं। और सबसे खास बात ये भी हो जाती है कि इस मैराथन में 25 लाख रुपए का इनाम भी है, यानी कि वे अगर जीतते हैं तो वे 25 लाख रुपए का हकदार होंगे। इसको हालांकि 3 कैटेगरी में बांटा गया है, पहला 5 किलोमीटर, फिर 10 किलोमीटर, फिर 42 किलोमीटर। जगदलपुर दंतेश्वरी मंदिर से लेकर चित्रकूट जलप्रपात यानी 42 किलोमीटर का दौड़ होगा, और वे दौड़ जो है 22 तारीख को शुरू होने वाला है। 200 नक्सली इसमें भाग ले रहे हैं, और पूरे जो नक्सली हैं वे इसकी प्रैक्टिस भी शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से आज ही ये तस्वीर आती है कि पूरे जो है वार्म अप जो है नक्सली जो धावक हैं वे शुरू कर दिए हैं, और अब पूरी तरीके से जी जान लगाएंगे कि आने वाले समय में जो 22 तारीख को जो मैराथन है उसमें वे जीत हासिल करें और नए एक राह बनाएं, और उस नक्सलियों को भी एक संदेश दें कि जो नक्सली भी इस विचारधारा को नहीं छोड़ रहे हैं वे भी इस मुख्य धारा में आएँ, और आप जो है इस खेल का, इस प्रतिभा का आप भी जो है भागीदारी हो सकते हैं। जी चलिए, आप इस महत्वपूर्ण आयोजन पर नजर बनाए रखिएगा। आशुतोष, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। दौड़ में लाए हैं, हमको यहाँ लाने के बाद अच्छा लग रहा है। यहाँ भी सब भाई बहन है, उनके साथ उन लोग भी खेल रहे हैं, हम लोग भी खेल के जीतेंगे बोल के सोच रहे हैं। नन्हे का वेड़ तन ना सही जगह तक बात वेड़ का मत तक वही मुँह तोड़। स्पीड में हम लोग जंगल में दौड़ते थे, अभी रोड में दौड़ेंगे। मैंने भी दौड़ में भाग ली हूँ, इसलिए मैं तैयारी कर रही हूँ। और अब बात बेमौसम बारिश की। जी हाँ, ऐसी बारिश जो किसानों की चिंताएं लगातार बढ़ाती ही चली जा रही है। किसानों की मेहनत की उगाई हुई फसल बिल्कुल पकने के कगार पर है, और कई खेतों में फसल पक भी चुकी है, लेकिन इस बेमौसम बारिश की वजह से वो फसल खराब हो रही है। किसानों को निश्चित तौर पर बड़ा झटका लगा है इस बेमौसम बारिश की वजह से, और किसान कई जगह पर जहां पर नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है, प्रशासन से बार बार अपील कर रहे हैं कि उनकी इस गिरी हुई फसल का, उनकी नुकसान जो हुआ है फसल का, उसका सर्वे किया जाए और प्रशासन से उनको उचित मुआवजा दिलाया जाए। तो ये देखिए, हम आपको इस वक्त 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपकी स्क्रीन पर, जहाँ पर विदिशा धार और इसके साथ साथ बड़वानी में भी देखिए, तीनों ही जगहों पर ओले भी गिरे हैं। आप अपनी स्क्रीन पर तस्वीरों में साफ देख सकते हैं इन तीनों ही जगहों पर इस बेमौसम बारिश ने क्या कहर बरपाया है। मक्के की फसल आप देख सकते हैं बड़वानी में पूरी तरीके से खेत में नष्ट हो गई है। धार में भी आप तस्वीरों में आप देख सकते हैं ओले गिरते हुए दिखाई पड़ रहे हैं।
और इन ओलों ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। और शिवपुरी में भी यही हाल रहा। जो 3 तस्वीरें हमने आपको दिखाई, जगह भले ही बदल गई हो, लेकिन मौसम की मार शिवपुरी में भी ऐसी ही पड़ी। यहां पर भी किसानों का काफी नुकसान हुआ है। किसान बहुत चिंतित हैं और इंद्र देवता से वो ये अपील कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि बस अब थम जाइए, क्योंकि उनकी फसल बिल्कुल पक चुकी है और उनकी मेहनत की पूरे जो उन्होंने 6 महीने 7 महीने 10 महीने जो मेहनत करी है उसका उनको फल मिलने वाला है। लेकिन इंद्र देवता जो हैं वो उनकी इस मेहनत पर पानी फेर रहे हैं। ये देखिए शिवपुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे, देखिए पूरी हाथ में ये ओले भर जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा यहाँ पर ओले गिरे हैं। और बैतूल चलते हैं। बैतूल में भी यही हाल है। वहां पर गेहूं और चने की फसल जो है वो बर्बाद हो गई है। जहां पर भी भारी बारिश ने, इस बेमौसम बारिश ने किसानों को रुलाया है। किसान रो रहे हैं, आंसू निकल रहे हैं उनके। इतनी मेहनत से फसल उगाई थी, बिल्कुल पककर ये फसल तैयार थी, लेकिन उसके बाद यहाँ पर आप देखिए बिल्कुल चादर सी बिछ गई है। गरज चमक के साथ यहाँ पर तेज बारिश हुई है। कई इलाकों में ओले भी गिरे हैं और जो गेहूं की फसल बिल्कुल तैयार थी, चने की फसल पूरी तरीके से तैयार थी, जो बुरी तरह प्रभावित हुई है। तो कटाई चल रही थी और कटाई के बीच ही ये बारिश आ गई और फसलें जमीन पर बिछ गई हैं। भारी नुकसान की आशंका है, किसान चिंतित हैं, लेकिन मौसम विभाग ने उनकी चिंता और बढ़ा दी, क्योंकि मौसम विभाग ने कह दिया कि 1 से 2 दिन, अगले 1 से 2 दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा। अब इससे किसानों की चिंता और ज्यादा बढ़ गई है। और अब खबर बलरामपुर से। बलरामपुर में किसानों को बहुत ज़्यादा डर सता रहा है। वहाँ पर भी फसल पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन अगर बारिश हो जाती है यहाँ बलरामपुर में तो किसानों की यहाँ भी जो मेहनत की जो फसल है वो खराब हो जाएगी। गेहूं और सब्जियों की फसल खासतौर पर इस पर संकट मंडरा रहा है और जिले भर में गरज चमक के साथ बारिश हुई है। तेज आंधी तूफान के चलते बिजली जो व्यवस्था है, आपूर्ति है, बिजली सप्लाई, वो भी बाधित हो गई है। मौसम विज्ञान विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक एक्टिव हो गया है, पश्चिमी विक्षोभ, इस वजह से ये बेमौसम बारिश हो रही है। प्रशासन हालांकि पूरी तरीके से अलर्ट है, लोगों से घरों में रहने की अपील कर रहा है प्रशासन, क्योंकि ऐसा ना हो कहीं पर ऐसे टाइम पर वज्रपात भी हो जाता है तो आकाशीय बिजली का कोई शिकार ना हो जाए, इसलिए प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों से घरों में रहने की अपील भी की है और ये भी कह दिया है कि अगले कुछ दिनों तक मौसम ऐसा ही बिगड़ा सा रहेगा। तो रामानुजगंज और कुसमी में तेज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर तो इतनी तेज आंधी आई कि पेड़ टूटकर सड़कों पर गिर गए हैं। ट्रैफिक व्यवस्था भी प्रभावित हुई है। ये देखिए, हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, ओले गिरते हुए आप साफ तौर पर अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए, विजिबिलिटी भी कम हो गई है और दिन में रात जैसा अनुभव हो रहा है। ये देखिए, बारिश और बारिश के साथ ओले, और यही बढ़ा रहे हैं किसानों की परेशानी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित पवार जुड़ गए हैं। अमित, बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है किसानों का, बताया जा रहा है कि आंधी भी बहुत तेज चली, बिजली सप्लाई भी ठप हो गई। प्रशासनिक इंतजाम कितना राहत दे पा रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि किसान हमेशा से ही परेशान देखने को मिलता है, क्योंकि किसान जब अपने जो फसल बोता है उसके बाद से बिजली की समस्या काफी देखने को मिलती है, और जब जो फसल है वो पककर तैयार हो जाती है तो जो मौसम है उसकी दोहरी मार यहाँ पर देखने को मिलती है, जो कि मौसम विभाग ने लगातार 3 दिन से अलर्ट जारी किया था कि बारिश हुई, और उसके बाद जो है कि कल भी यहाँ पर बैतूल जिले में ओलावृष्टि देखने को मिली, और जिसके कारण फसल को काफी नुकसान मुल्ताई क्षेत्र में देखने को मिला। और जो है कि बीती रात जो है और भी जगह बारिश होने के कारण जो है कि फसल को काफी नुकसान हुआ। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो गेहूं की फसल है वो पककर तैयार थी यहाँ पर पूरी तरह से,
और वो इस तरह से जो है कि पूरी तरह से सो गई है जमीन पर। इससे किसान को है कि काफी नुकसान यहाँ पर देखने को मिल रहा है। किसानों ने भी जो है कि बताया है कि उन्होंने जो है कि केसीसी के माध्यम से सोसाइटी से कर्ज लिया है, और ऐसी स्थिति में जब गेहूं पूरी तरह से खराब हो चुका है तो वो कर्ज के तले डूबे हुए हैं। उनकी साफ तौर से मांग है कि अगर किसी तरह का मुआवजा समय पर मिल जाए तो उन्हें काफी हद तक राहत मिलेगी। जी, प्रशासन कह रहा है लोगों से कि घरों में रहिए। क्या वज्रपात, आकाशीय बिजली जैसी भी कोई संभावना जताई जा रही है क्या? इसके पीछे की क्या यही वजह है कि मौसम विभाग के द्वारा तो अलर्ट किया गया है, साथ ही जिला प्रशासन द्वारा भी सतर्कता बरतने की अपील की है, क्योंकि जो है कि वज्रपात जैसी स्थिति हमेशा बनती है, उसी को लेकर अलर्ट जो है कि मौसम विभाग और प्रशासन ने किया है। और लोगों से अपील की है, किसानों से अपील की है कि ऐसे स्थिति में खेतों में न रहे और सुरक्षित स्थान पर रहे। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, किसान जो है कि यहाँ से कुछ दूरी पर हरा खेत भी देखने को मिल रहा है, और ये वो उसे तो किसी प्रकार का नुकसान नहीं है, जो पककर खड़ी यहाँ पर जो फसल है उसे काफी हद तक नुकसान देखने को मिल रहा है। आप मेरे हाथ में देख सकते हैं जो गेहूं के दाने हैं वो पूरी तरह से काले, जो पानी का असर होता है उसके कारण काले पड़ जाते हैं। वापस लौटूंगा मैं आपके पास। हमारे एक और संवाददाता सुदीप कुमार उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदीप, आप बताइए प्रशासनिक इंतजाम क्या हैं? प्रशासन क्या जो देखिए जो नुकसान हो गया उस पर सरकार क्या मदद कर रही है? क्या प्रशासनिक अधिकारी सर्वे करने के लिए जा रहे हैं, बात कर रहे हैं, फसल बीमा योजना का लाभ दिलवाने को लेकर गाइड कर रहे हैं क्या किसानों को? बलरामपुर जिले में दोपहर 2 बजे के बाद मौसम ने अचानक करवट ली है। तेज आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि और बारिश हुई है। हालांकि ये छीटफूट इलाकों में, बलरामपुर जिले के कुछ चिन्हित इलाकों में ये ऐसी घटना निर्मित हुई है जिससे कुछ देर के लिए बारिश से यातायात व्यवस्था और जो है सड़कों पर जल भराव जैसी स्थिति निर्मित हो गई थी। हालांकि बहुत बड़े मात्रे में बलरामपुर जिले में किसानों का कोई जन धन की हानि की बात अभी तक सामने नहीं आई है। पूरे प्रकरण में जिला प्रशासन ने सतर्कता बरतते हुए ये कहा है कि किसी भी प्रकार की जो बारिश से अगर फसलों का नुकसान होता है तो उसका आकलन कराया जाएगा और उस पर मुआवजा की भी बात कही है। हालांकि सतर्कता के तौर पर जिला प्रशासन ने यह भी कहा है कि जो लोग हैं वो ज्यादातर बारिश के समय में और जो आकाशीय बिजली से बचने के लिए घरों का ही सहारा लें, पेड़ के नीचे न जाएं। जी पवन। बिल्कुल। तो सुदीप, जो फसल गिरी है, क्या आप ऐसा है संभव है आपके लिए कि आप फसल दिखा सकें? देखिए, अभी भी आपको बता दूं शाम का समय है, चारों तरफ अंधेरा हो चुका है। बलरामपुर जिले में अभी शाम को भी हल्की बूंदाबांदी बारिश जो है प्रारंभ हो गई है। अभी जिला मुख्यालय के मैं जो है वन मंडला कार्यालय के समीप छाया लेकर खबर को दिखाने का प्रयास कर रहा हूं और अपने कैमरामैन से दिखाना चाहूंगा कि अभी जो स्थिति है, बारिश बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई है और अंधेरा काफी हो चुका है। और ये पूरी घटना बलरामपुर जिले में दोपहर के बाद किस फसल को पहुंचा है? चना, मक्का, गेहूं, क्या अपडेट आपको मिल पा रहा है? बलरामपुर जिले में सबसे ज्यादा जो है अभी धान का सीजन है। धान के फसल जो है वो पककर तैयार हो गए हैं। आशंका ऐसी जताई जा रही है कि गेहूं के फसलों को इसका ज्यादातर नुकसान झेलना पड़ सकता है। गेहूं के जो कृषक हैं वो परेशान हो सकते हैं ज्यादा। ठीक है सुदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। और बैतूल चलते हैं। बैतूल से हमारे संवाददाता अमित पवार जुड़े हुए हैं। अमित, क्या आप दिखा सकते हैं कितना नुकसान हुआ है फसलों को? देखिए, मैं आपको बताऊं कि जो है कि किसानों को काफी हद तक नुकसान हुआ है। जो उन्होंने यहाँ पर जो फसल बोई है, आधा आप चित्र देख सकते हैं, उन्होंने यहाँ लगभग 1 एकड़ में फसल बोई दिख रही है, आधा एकड़ पूरी तरह से खराब हो चुका है। हमारे साथ एक जो है कि किसान भी मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से उन्होंने कितना नुकसान हुआ उनकी फसल को। आप बात करते रहिए और कैमरा पर्सन से कहिए कि तस्वीरें दिखाते रहें जो फसल बर्बाद हुई है। गेहूं की फसल बोई थी। अच्छा, इसमें कल रात को जो पानी गिरा है उससे लगभग 1-1.5 एकड़ फसल जमीन में गिर गई है, जिससे कि गेहूं का दाना बारीक हो जाएगा और कलर भी मार खा जाएगा, जिसके कारण सरकारी खरीद नहीं हो पाती। अच्छा, कहीं से कर्जा वगैरह भी लिया आपने? किस तरह का कर्जा लिया? ये सहकारी बैंक से कर्जा लिया है, खाद का और कुछ नगद। प्रशासन की तरफ से कोई मदद वगैरह? अभी तक के कोई सर्वे करने नहीं आया है, कोई देखने नहीं आया है। तो क्या उम्मीद है आपको कि किस तरह से अगर समय पे गेहूं की जो बाली होती है, ये बाली हाथ में ले लीजिए और जरा इसको देखिए कि ये कितनी तैयार थी
दाने कितने इसके जो थे वो पक गए थे? देखिए, मैं आपको ये जो मेरे हाथ में गेहूं की बाली है, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो पूरी तरह से जो है कि फसल तो पूरी तरह से पक चुकी है, लेकिन इसमें जो है कि कालापन, कि गेहूं में अगर कालापन आ जाए तो जो है कि मंडी में इसका सही दाम नहीं मिल पाता, जिसके कारण किसानों को नुकसान हद तक हो सकता है। जी चलिए अमित, बहुत शुक्रिया आपका इस अहम जानकारी के लिए। इतने विस्तार से आपने इन किसानों की पीड़ा दिखाई और उम्मीद करते हैं कि प्रशासनिक अधिकारी भी इस रिपोर्ट का संज्ञान लेंगे। बहुत शुक्रिया अमित आपका। और देखिए, जो गेहूं अभी बचा हुआ भी है उसका रंग काला पड़ने लगा है। अगर ये मार्केट में जाएगा, बिकने के लिए जाएगा, तो इसका रेट भी कम हो जाएगा, यानी कि किसानों की समस्या भी खत्म नहीं हुई है। तो फिलहाल न्यूज़ रूम लाइव में आज के लिए इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।